हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी विद आर्यन। अपने पिछली वीडियो में हमने आपको मौर्य वंश कंप्लीट करवाया था। मौर्य वंश जो आपका था सम्राट अशोक के साथ ही कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको अगला वंश जो है मौर्योत्तर वंश, मौर्योत्तर काल में यानी मौर्यों के उत्तर यानी मौर्यों के उत्तरार्ध यानी मौर्य काल का जो अंत हो रहा था उस समय जो वंश उत्पन्न हुए या अस्तित्व में आए उन वंशों के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो या हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। फिर आज यह देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मौर्य वंश में अंतिम जो सम्राट था अशोक के बाद जो था बृहद्रथ हुआ था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट या मौर्य शासक था। बृहद्रथ के समय में एक यवन विजेता जो था जो भारत पर आक्रमण करना चाहता था और बृहद्रथ इतना एक्टिव नहीं था कि उस यवन विजेता के आक्रमण का प्रतिरोध कर पाता। इसीलिए उसी का सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने शासक यानी कि बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग स्वयं शासक बन बैठा। उनका जो समय माना जाता है, उनका समय माना जाता है 185 से लेकर के 75 ईसा पूर्व का। पुष्यमित्र शुंग जो था इन्हें पुष्यभूति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके पुत्र का नाम अग्निमित्र था। और देखिए कालिदास ने भी एक रचना करी है इनके पुत्र और मालविका को लेकर के। कालिदास ने कहा मालविका अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रणय प्रसंग का उल्लेख करा उन्होंने कालिदास ने। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कट्टर ब्राह्मण पुष्यभूति था, कट्टर ब्राह्मण था ये। जबकि जो आपके जो मौर्य शासक थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, परंतु यहाँ पर जो शासक हुए हैं ये कट्टर हिंदू थे। और जो अशोक के समय में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था जिसमें हिंदू धर्म एक तरीके से कई बार खो गया था, उसी को उन्होंने दोबारा पुनरुद्धार करा यानी कि पुराना जगाने का प्रयास करा उसे। तो यहाँ देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है कट्टर ब्राह्मण पुष्यभूति ने संस्कृत व्याकरण के आचार्य पतंजलि के पुरोहित्य में 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होते थे दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ के में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जहाँ जहाँ से गुजरता था वहां उसको कोई रोकना नहीं चाहिए था, उसके पीछे सेना चलती थी। अगर कोई उस घोड़े को रोकता था, उस अश्व को रोकता था, तो उसे उसके पीछे चलने वाली सेना एवं शासक से युद्ध करना पड़ता था। इस प्रकार के पुष्यभूति ने या पुष्यमित्र शुंग ने 2 यज्ञ किए थे जिसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। आगे देखिए इन्होंने क्या करा था, अशोक ने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार कर दिया था और बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था जिससे हिंदू धर्म कहीं खो सा गया था। तो अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों को इन्होंने नष्ट कर दिया जिससे कि पुनः हिंदू धर्म को जागृत किया जा सके और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण बुरी स्थिति में पहुंच गया था। 9वां शासक इसी वंश का जो पुष्यभूति या शुंग वंश का जो 9वां शासक था दोस्तों वो था भागभद्र या भागवत। इनके समय की जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है दोस्तों वह गरुड़ स्तंभ अभिलेख है, क्योंकि इन्हीं के समय में गरुड़ स्तंभ अभिलेख जिससे कि हमें इनके समय के शासन चलाने के तरीके का पता चलता है। गरुड़ स्तंभ अभिलेख को किसके द्वारा खोजा गया था यहाँ हम आपको बता देते हैं। गरुड़ स्तंभ अभिलेख को यवन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा खोजा गया था। ये बेसनगर से खोजा गया था और इसके अंदर ही हमें सर्वप्रथम भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म होने के प्रमाण भी इसी गरुड़ स्तंभ से ही मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, गरुड़ स्तंभ ये था जो आपको विदिशा में किसके समय में लगाया गया था? भागदत्त या भागवत के समय में लगाया गया था। किसके सम्मान में लगाया गया था? वासुदेव के सम्मान में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, महर्षि पतंजलि जो इस समय थे जिनको हम सब लोग जानते हैं, महर्षि पतंजलि के विशेष योगदान के कारण ही शुंग वंश में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस वंश के समय में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था? तो आपको वंश तो पता ही है, शुंग वंश। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी आपको पता चल गया महर्षि पतंजलि के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, इसी काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था, ये तो हमने बता दिया जो आपकी गरुड़ स्तंभ अभिलेख में भी बताया गया है। अगला देखिए, इसके बाद इसी वंश का जो अंतिम शासक हुआ था वो था देवभूति। क्या नाम था दोस्तों उसका? देवभूति।
देवभूति शुंग वंश का अंतिम सम्राट था, जिसकी हत्या क्या थी दोस्तों, उनकी सचिव ने की थी। उनकी सचिव कौन होता था दोस्तों, मंत्रिमंडल का प्रमुख, जिसे आमात्य भी कहा जाता था, जिसे सेनापति टाइप आप कह सकते हैं। तो उनका जो सेनापति या सचिव था वासुदेव, क्या नाम था उसका, वासुदेव ने इनकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा और उसने एक अपना नया वंश चलाया, जिसे कण्व वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए इस समय मनु के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। मनु ने मनु संहिता लिखी थी। दूसरा पतंजलि थे, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, नामक ग्रंथ लिखे थे। दोनों के नाम बता दिए कौन सा ग्रंथ किसने लिखा था, इसलिए अब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना इन दोनों को, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे अगला वंश आपका चालू हो रहा कण्व वंश। यहाँ देखिए दोस्तों, कण्व वंश के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। इसका जो समय माना जाता है 73 से लेकर के 28 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था वह वासुदेव था। वासुदेव तो आपको पता ही है, वासुदेव ने हत्या कर दी थी देवगुप्त की, जो अंतिम आपके शुंग वंश के शासक थे। देवभूति की हत्या कर दी थी वासुदेव ने और खुद शासक बन बैठा था और सन 75 ईस्वी पूर्व में शासक बनाता है। इस वंश का अंतिम शासक यानी कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मन था। इस वंश की अधिक जानकारी हमें इतिहास में नहीं मिलती है दोस्तों। सुशर्मन को विस्थापित यानी कि गद्दी से हटाया सातवाहन वंश ने हटाया था। किस वंश ने हटाया था? सातवाहन वंश, जो आंध्र प्रदेश की साइड में इनका साम्राज्य चला करता था। इन्होंने इन्हें गद्दी से हटाया था दोस्तों, और हटाने के बाद ये पदच्युत करने के बाद वो वहाँ के खुद वहाँ के शासक बन बैठे। इस प्रकार कण्व वंश के बाद जो हमारा जो अगला वंश चालू हो जाता है वो आंध्र सातवाहन वंश चालू हो जाता है, जिसकी जानकारी हम आपको अपनी अगली वीडियो में देंगे। ये सभी मौर्योत्तरकालीन वंश यानी मौर्यों के बाद जो वंश स्टार्ट हुए थे वे सभी वंश है दोस्तों। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो दोस्तों लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करें और फिर शेयर करना ना भूलें दोस्तों। स्टडी विद आर्यन। जय हिंद दोस्तों।